ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, अब से कुछ देर बाद कहीं न कहीं भाग्य का फैसला उन प्रत्याशियों का होना है जो लगातार लंबे समय से संग्राम में डटे हुए थे, किस्मत आजमाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। सुबह भी अब वो उठकर और मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे होंगे और उसके बाद फिर काउंटिंग सेंटर पर थोड़ी देर बाद नजर भी आने लगेंगे। उनके नुमाइंदे काउंटिंग एजेंट के रूप में वहां पर पहुंच भी चुके हैं। सवाल यही उठता है कि क्या आज प्रत्याशियों के साथ साथ उन बागी का भी फैसला हो जाएगा कि उनकी किस्मत अब उन्हें कहां लेकर के जाने वाली है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो ये निकाय चुनाव अलग अलग तरीके से, अगर हम बात करें अलग अलग बातों से देखें तो काफी दिलचस्प हो गया है। एक तो ये है कि इससे ये पता चलेगा कि सरकार का जो 1 साल का कामकाज रहा, जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि वो लोगों एक एक जन तक के पहुंची है, तो क्या उसे स्वीकार किया गया, क्योंकि निकाय चुनाव जो है उसमें भी ये फैक्टर काफी मायने रखता है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार ये आरोप लगाती रही है कि सरकार 1 साल में फेल हुई है, तो ये भी उनके जो आरोपों में कितनी सच्चाई है ये पता चल जाएगा। निर्दलीय और पार्टियों से जो बागी होकर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्हें पता चल जाएगा कि पार्टियों के इतर उनकी क्या स्थिति है। निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो भी एक तरह से बताएंगे कि क्या उनसे स्पष्ट हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर निर्दलीय जीतते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या पार्टियों से आम वोटर्स का मोह भंग हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है इससे इन सारी चीजों पर एक तरह से कहें कि सबकी नजर लगी हुई है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले विपक्ष में है 1 साल से, तो विपक्ष के तौर पे वो कितनी भूमिका निभा पाई, और ये इसको किस तरह से जनता ने लिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार कह रही थी, डॉक्टर रमन सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। 15 सालों तक हमने निकाय में जो काम किया है उसके जरिए जनता हमें स्वीकार करेगी। तो देखना ये होगा कि क्या वो 15 साल के काम जिस तरह से वो दावे कर रहे विकास वो है, तो क्या उसके आधार पर जो जनता है वो बीजेपी को चुनती है, या फिर 1 साल का ये जो कार्यकाल है सरकार का ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता है। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो इस चुनाव के नतीजों के साथ ही स्पष्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अप्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव की जिस तरह से घोषणा हुई थी और उसके बाद से ही पार्टियां जो है वो आमने सामने हो गई थी। एक बात और कह दूं कि जोगी कांग्रेस भी जिस तरह से कह रही थी भी अपने दावे कर रही है, तो ये देखना होगा कि जोगी कांग्रेस की पोजीशन किस तरह से होती है। विधानसभा की अगर हम बात करें तो जोगी कांग्रेस 15 सीटें लेकर आई थी और काफी जो है नतीजे जो है वो उनके सकारात्मक भी थे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि तीनों ही जो पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और इसके साथ निर्दलीय प्रत्याशी इनकी किस तरह की स्थिति होती है, तो ये शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या किसी पार्टी को बहुमत मिलता है, नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा जो मशक्कत शुरू हो जाएगी, जो निर्दलीय जो प्रत्याशी जीते होंगे उसको कौन सी पार्टी अपनी तरफ खींच पाती है। जी बिल्कुल, तो मोल भाव कहीं ना कहीं फिर शुरू होगा जो लोकतंत्र के लिए एक गलत परिपाटी कही जा सकती है, लेकिन कोशिश होंगी लुभाने की पार्षदों को, वो चाहे बागी हो, निर्दलीय हो, दूसरे राजनीतिक दल के क्यों ना हो, और उन्हें लुभाकर अपने पाले में लाकर महापौर बनने की तैयारी कहीं ना कहीं होती दिखाई देने लगेगी। मगर ममता, इन सब के बीच सवाल ये है कि अभी तक अगर इन नगरीय निकायों की स्थिति देखी जाए, 151 नगरीय निकायों का अगर मोटा मोटा आकलन किया जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनमें अभी मजबूत स्थिति में है। ये परिणाम क्या बीजेपी के खिसकते हुए जनाधार को भी स्पष्ट कर देंगे? देखिए, वाकई ये जो परिणाम है वो बीजेपी के लिए काफी मायने इसलिए भी रखते हैं क्योंकि विधानसभा के जो रिजल्ट आए उसके बाद से जो पार्टी में एक तरह से कहें कि जो बिखराहट शुरू हुई है, वो बिखराहट अभी तक के पार्टी संगठित नहीं हो पाई है। उसके साथ कई बात करें गुटों में पार्टी बढ़ चुकी है, कई खेमों में पार्टी बढ़ चुकी है, और उसका एकमात्र रीजन ये है लोकसभा के जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट ये चला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनके नाम पे चूंकि चुनाव लड़ा गया, तो सारा क्रेडिट ये गया राज्य सरकार के जो पूर्ववर्ती राज्य सरकार है उसके खाते में कुछ नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये जो नतीजे हैं वो ये तय करेंगे कि बीजेपी
की वजह से जो है वो बीजेपी ने अपनी वजह से जीत हासिल किया, एक मजबूत विपक्ष के रूप में रही या नहीं रही, या फिर 15 सालों का क्या रहा है, लेकिन उसी वहीं पे अगर बात करें एक जीत जो है वो एक किक की तरह काम करेगा। जो कार्यकर्ता है वो संगठित हो पाएंगे, जो निराशा उनके बीच में जिस तरह से दोनों ही उपचुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद और कार्यकर्ता जो है वो हताश हो गए थे। तो एक अगर जीत एक अच्छी तरह से पार्टी जीत करके आती है तो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ेगा, और जब उत्साह बढ़ता है पार्टियों के बीच में तो कहीं ना कहीं यूनिटी भी बढ़ती है, गुटबाजी कम होती है। तो ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी यही मान के चल रही है कि कहीं जो बीजेपी की जो कई बड़े दिग्गज हैं वो ये मान करके चल रहे हैं कि पार्टी इस इंतजार में है कि जीत हो। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और है कि और यही वजह है कि पार्टी किसी चेहरे को लेकर मैदान में नहीं गई, क्योंकि उनको डर था। जिस तरह से कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सामने करके निकाय चुनाव में गई, भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा सामने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि चूंकि अलग अलग खेमे में पार्टी बढ़ चुकी है, इसलिए डर भी था कि किसी को सामने कर देते हैं तो बाकी लोग उसको हराने के लिए या इमेज खराब करने के लिए न तुल जाए, ताकि पूरा जो हार का ठिकरा है जो उस पर्टिकुलर पर्सन पर थोपा जा सके। तो इसलिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कहा कि आपको कमल के निशान के लिए लड़ना है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपने ममता कही। अब इसको लेकर मैं ये चीज भी समझना चाहूंगा, अगर अलग अलग नगरीय निकायों का जिक्र किया जाए, मान लीजिए रायपुर का उदाहरण ले लेते हैं, तो रायपुर में पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए अलग अलग वार्डों से कई दिग्गज नेता हैं। अब तो सिर्फ टोगल की नौबत उनके बीच भी शुरू हो जाएगी कि महापौर बने तो बने कौन, अगर स्थिति मजबूत होती है। दोनों राजनीतिक दलों का जिक्र कर लिया जाए। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो बीजेपी में भी करीबन 6 जो चेहरे हैं, मुख्य रूप से जो 5 लोग हैं वो महापौर पद के दावेदार हैं, और कांग्रेस में भी अगर हम बात करें तो करीबन 5 ऐसे नाम हैं जो महापौर पद के दावेदार हैं। तो इस बात को लेकर ये भी सवाल उठते रहते हैं जब चुनाव था कि ये जो है वो आपस में एक दूसरे को हराने के लिए कोशिश ना करें, ताकि अगर कोई कंपटीशन में नहीं रहेगा तो रास्ता ज्यादा खाली खुला रहेगा। तो ये जब अगर मान लीजिए पांचों के पांचों दोनों ही पार्टियों से जीत करके आ जाते हैं तो भी दिक्कतें शुरू हो जाएगी, महापौर को लेकर जो रस्साकसी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो एक बार फिर से पार्टी के भीतर जो चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके सामने जो सिर फुटबॉल की स्थिति जो है वो सामने आएगी। और जिस तरह से आप पहले पूछ रहे थे कि क्या विचारधारा मायने होगी, उस समय पता चलेगा कि पार्टी जो है जो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें जो सुचिता और अनुशासन की बात करती है, अभी हम लगातार देख रहे हैं तो कहीं भी सुचिता और अनुशासन दिखाई तो नहीं देता, बीच बीच में जो है जिस खुलेआम गुटबाजी सामने आ जाती है। तो और पता चलेगा कि पार्टी में कितनी सुचिता और अनुशासन जो है वो बरकरार है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ ममता ये भी समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ का मतदाता जो है वो अपने आप में बहुत अलग मैंडेट देने वाला मतदाता कहलाता है और बहुत समझदार और सुलझा हुआ परिणाम उसके द्वारा हमेशा से दिया गया है। अगर हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं तो प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को समझते हुए छत्तीसगढ़ के मतदाता ने यहां पर मतदान किया। किसी भी तरह से केंद्र की तरफ से जो चीजें बताई गई, गिनाई गई, अब राष्ट्रीय नेतृत्व को बुलाने की कोशिश की गई, उस सबको दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के मतदाता ने छत्तीसगढ़ को समझते हुए मैंडेट दिया और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और बीजेपी को सिरे से नकार दिया। वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव का परिणाम देखते हैं तो वो स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति को समझते हुए नेशनल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो काम किए जा रखे गए उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के पक्ष में पूर्ण रूप से मतदान दिया और कांग्रेस को नकार दिया। लेकिन ये निकाय चुनाव क्या ये स्पष्ट कर पाएंगे कि नगरीय स्थिति जो है, भले दोनों ही राजनीतिक दलों ने उसको छोड़ दिया हो, उसको तज दिया हो कि स्थानीय मुद्दे चाहे आपके जो भी हो, हम तो राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों को गिनाने की कोशिश करेंगे, उन सबको दरकिनार करते हुए निकाय के परिणाम निकलकर सामने आएंगे। देखिए ये तो नतीजे तय करेंगे कि वोटर्स ने जो है वो किन जो वादे हैं उन पर भरोसा किया, क्या उन वादों पे भरोसा किया। 3 तरह से जो है एक तरह से कहें कि घोषणा पत्र की एक प्रति तैयार की गई थी कि राज्य स्तर पर और उसके बाद में जो कॉमन जो मुद्दे होते हैं नगरीय निकाय के उस पर, और वार्डों में भी पार्षदों ने जो पार्षद प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने वादे किए थे। तो किन वादों पर भरोसा करके वोटर्स ने वोट दिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस निकाय चुनाव में दिलचस्प ये
रहा कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो भी छाए रहे हैं। जिस तरह से हम बात करें कि प्याज के जो रेट बढ़े हुए थे, जोगी कांग्रेस के लोग प्याज की माला पहन के वोटर्स के बीच में गए और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते थे कि राज्य सरकार को जब पता है कि कमी हो सकती है तो इसका उस तरह से संग्रहण करके रखना था। मतलब बड़े अजीब अजीब तरीके के तर्क थे और भी बहुत सारी चीजें थी। महंगाई को लेकर जो है बीजेपी जाकर वोटर्स के बीच में बोली थी, कांग्रेस भी अपनी बात रख रही थी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो भी यहां पर रहा, मंदी की बात भी कही जा रही थी। लेकिन देखना ये होगा कि पार्षद के जो चुनाव होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अगर हम देखा जाए तो बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पार्षद पूरा करता है कि आपके घर में साफ पानी आ रहा है या नहीं, सफाई आपकी आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर है या नहीं, नालियों में सफाई है या नहीं, सड़क बिजली पानी किस तरह की व्यवस्था है। तो देखना यही होगा कि क्या ये मुद्दे जो है वो हावी रहे। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार जिस तरह से लगातार दावे करती रही कि हमारे साल भर के काम से सभी लोग खुश रहे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस सरकार का किसानों पे रहा है। धान खरीदी एक मुख्य मुद्दा रहा है। धान खरीदी का मुद्दा भी जो है क्या शहरी जो मतदाता है वो उसके लिए मायने रहा। दूसरी बात यह है कि हम जब एक साल पूरे हो गए थे सरकार के, लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का कहना यह था कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गांव गरीब किसान के लिए फोकस किया, लेकिन शहरी निकायों में फोकस करने की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार जो है इस पर फोकस करेगी। तो देखना यह होगा कि क्या उन्होंने ये नतीजों के जरिए पता चलेगा कि आगे उन्होंने समय दिया है या फिर इस बात को लेकर सोचकर वोट दिया है कि नहीं, आपने सिर्फ इस पर फोकस किया, शहरी निकाय पे फोकस नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हम विपक्ष की तरफ जाते। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी और वोटर्स भी किस उस पर देता है ये भी एक मायने रखता है। जी बिल्कुल, साथ में रखें ममता, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, मतगणना केंद्र के बाहर वो खड़े हुए हैं। अवधेश, किस तरह की तैयारियां आप जिस काउंटिंग सेंटर पर हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं मतगणना को लेकर? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है। ठीक 8 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। पहले तस्वीर देख लीजिए कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पहले हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से आने जाने वाले प्रत्येक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और भीतर केवल उन्हीं वाहनों को या फिर उन्हीं व्यक्ति को जाने दिया जाएगा जिनके पास होगा, जो अधिकृत रूप से पास होंगे या प्रत्याशी होंगे, उनके जो एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, केवल उन्हीं लोगों को भीतर जाने दिया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है। ठीक 8 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजनीतिक के जानकारों के लिए हम बता दें कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 पे वो दिन भर एक एक वार्ड की तस्वीर, एक एक वार्ड का परिणाम वो देख सकते हैं। कुछ जो अभिकर्ता है, कुछ जो प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ है। आप बताइए, कितनी धड़कनें तेज है आपकी? जी, मैं तो बहुत आराम से हूँ, मेरी धड़कनें तेज नहीं है। मुझे जनता का बहुत प्यार मिला है, वो खुल के मुझे चाहती हैं कि आप हमारे वार्ड के विकास के लिए अच्छे प्रत्याशी हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है। रात में नींद आई है? जी, आराम से। आप बताइए, क्या कहेंगे आप? जी, परिणाम तो उसे निकलने का सभी को इंतजार है बेसब्री से और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि विजय हमारी होगी, ऐसा हमारी विश्वास है और परिणाम निकलने का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। ठंड का कुछ असर पड़ रहा है? आपके ठंड है लेकिन आप लोग सुबह से यहाँ पहुँच गए। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठंड का तो हमको बिल्कुल असर ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सुबह उठे हैं 4 बजे से उठे हैं और उठने के बाद बिल्कुल नहा धो के सीधा हम तैयार होकर भगवान की पूजा पाठ करके हम बिल्कुल इस जगह पे आ गए हैं और बस इंतजार है गेट खुलने का। बस उसके बाद फिर हम मतगणना की तैयारी जो होती है उसको हम देखते हैं, फिर ऐसा है। ठीक है, आप बिल्कुल दीपेश, देखिए ये जो मेन गेट है, जिस गेट के बाहर हम खड़े हैं, ये गेट दरअसल 7 बजे खोला जाएगा। उसके बाद जांच पड़ताल करके तमाम लोगों को भीतर प्रवेश दिया जाएगा। जब 8 बजे का वक्त होगा तब उसके बाद स्ट्रांग रूम खुलेगा और पेटियों का जो लाने का सिलसिला है टेबलों पे, वो फिर शुरू हो जाएगा। प्रत्येक वार्ड के लिए 2-2 टेबल लगाए गए हैं। 70 वार्डों की काउंटिंग यहाँ पे होनी है। बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ से नजर रखी जाएगी, जहाँ से ये इस बात की तस्दीक की जाएगी कि हर जगह पे, हर टेबल पे अच्छे से व्यवस्था गिनती हो रही कि नहीं। ऑब्जर्वर की यहाँ पे नियुक्ति की गई, प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है जो पूरे मतगणना के दौरान यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी भी तरह की विवाद की स्थिति बनती है तो उस वक्त उनके सहायता ली जाएगी कि कैसे इस विवाद का पटाक्षेप किया जा सके, क्योंकि पार्षदों का चुनाव है, 70 वार्डों का चुनाव है, 2-2 टेबल लगाए गए, एक साथ गिनती शुरू होगी तो निश्चित तौर पर शुरुआती दौर पर कुछ कठिनाइयां होगी। बैलेट पत्र से, क्योंकि इस बार चुनाव हुए हैं तो इसलिए बैलेट पत्र की छटाई से लेके उसके मान्य और अमान्य को लेकर भी कुछ विवाद की स्थिति आमतौर पर बनती है, क्योंकि जो नियम कहता है कि
कि 1/3 सील जिस तरफ लगे हैं उसे मान्य किया जाएगा। अगर चौथाई का हिस्सा किसी दूसरे के नाम पे है तो चौथाई का हिस्सा मान्य नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब बैलेट पत्र मोड़ा जाता है तो स्याही जो है वो कहीं और दूसरे तीसरे जगह लग जाता है। तो तमाम चीजों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। कंफ्यूजन कहीं से ना हो, लोगों को किसी तरह से आपत्ति ना हो, इसके लिए बाकायदा अधिकारी की भी मौजूदगी होगी, राजनीतिक दल के जो अभिकर्ता होंगे वो भी मौजूद होंगे। और अगर उन तमाम चीजों के बाद भी अगर किसी बैलेट पत्र पे अगर कोई विवाद होती है या फिर उस पर आपत्ति जताई जाती है राजनीतिक दल के द्वारा, तो उसे अलग कर दिया जाएगा। और उन बैलेट पत्रों की पे क्या निर्णय होगा वो बाद में जो निर्वाचन अधिकारी होंगे वो उस पर निर्णय लेंगे कि उस जो मतपत्र है उसका क्या किया जाएगा। उसके बाद गिनती शुरू होगी। एक और व्यवस्था की हम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें जो अभी अपने घरों पे बैठे हो, हम उनको बता दें कि जब मत पेटी खुलेगा, सब जब पर्चियां बाहर आएंगी, मतलब जो बैलेट पत्र है वो बाहर आएंगे, उनको छटाई करके पहले कॉलम पर एक बड़ा सा ट्रे होगा। ट्रे में अलग अलग राजनीतिक दल, अलग प्रत्याशियों के नाम होंगे और ट्रे में रखा जाएगा और उसके बाद 50-50 का बंडल बना के आखिरी में गिना जाएगा। मतलब ये कि एक राउंड की गिनती पूरे होने में तकरीबन अगर आमतौर पे 800 से 900 वोट अगर एक बूथ पे पड़े हैं और ऐसे औसतन अगर देखा जाए तो तकरीबन 950 बूथ प्रत्येक बूथ पे शहरी क्षेत्र में पड़े हैं, जहां पे नगर निगम, जिन 10 नगर निगम की हम बात कर रहे हैं वहां पे 800 850 के बूथ वोट एक बूथ पे पड़े हैं, तो उनकी पहले छटाई की जाएगी। छटाई करने के बाद 50-50 का बंडल बनाया जाएगा और उसके बाद फिर बंडल की गिनती की जाएगी और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि कौन से प्रत्याशी को कितना वोट मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक राउंड की गिनती पूरे होने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। मतलब ये कि जहां पे अगर 12 बूथ है तो 6 राउंड की गिनती होगी और तकरीबन 7 से 8 घंटे गिनती चलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि देर शाम होते होते तक छत्तीसगढ़ के तमाम 2840 वार्डों में जो चुनाव निर्धारित था, लेकिन अब निर्विरोध के बाद जो 2832 वार्ड बचे हुए हैं वहां की परिणाम जो है देर शाम तक आ जाएगी। दीपेश, बिल्कुल, यानी कि अवधेश ये तय माना जाए कि जब पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होगी तब ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि 70 वार्डों में से कितने वार्डों में कांग्रेस आगे है, कितने में बीजेपी आगे है। ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक एक वार्ड की मतपेटी की गिनती शुरू होगी? नहीं, देखिए दरअसल एक साथ सारे 70 वार्डों के लिए 140 टेबल 8 जोनों में विभक्त करके लगाए गए हैं। मतलब ये कि 8 कमरे में काउंटिंग होगी। एक वार्ड के लिए 2-2 टेबल लगाए गए हैं, उनके लिए 2-2 अभिकर्ता बैठेंगे। एक साथ मतों की गिनती शुरू होगी। एक राउंड लगभग एक ही साथ सभी 70 वार्डों का एक राउंड तकरीबन एक ही वक्त में 5-10 मिनट के आगे पीछे में समाप्त होगा। हाँ, अगर कहीं पे आपत्ति आती है तो वहां पे थोड़ा सा परिणाम कुछ देर के लिए रोका जाएगा, विवाद के निपटारे तक, आपत्ति के समाधान होते तक। लेकिन आमतौर पर पहले राउंड का जो परिणाम है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जब मतगणना 9 बजे शुरू होगी तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में पहले राउंड की तस्वीर साफ हो जाएगी कि पहले राउंड में राजधानी रायपुर के 70 और प्रदेश भर के तमाम वार्डों में पहले राउंड में कौन से प्रत्याशी, कौन से दल के लोग जो है वो आगे चल रहे हैं। अगर 70 वार्ड राजधानी रायपुर में है तो ये तय हो जाएगा कि 70 में से पहले शुरुआती दौर पे क्या स्थिति बन रही है, बीजेपी कितने वार्डों में आगे चल रही है, कांग्रेस कितने वार्डों में चल रही है, और उसके अलावा अन्य निर्दलीय जो गैर दलीय है वो और दूसरे जो राजनीतिक दल है वो कितने कितने वार्डों में आगे चल रहे। तो एक एक राउंड के बाद तस्वीरें साफ होने लगेगी। ये पता चलने लगेगा कि किसका दबदबा, जनता ने आखिरकार किसके भरोसे पे, किसके वादे पे विश्वास जताया है। प्रत्येक राउंड के बाद ये तमाम चीजें जो तस्वीरें है वो स्पष्ट होने लगेंगी। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी दे रखी है कि एक के बाद एक चीजें अब जो है वो साफ होती चली जाएगी। तस्वीर जो पहले आपको थोड़ी सी धुंधली दिखाई देगी वो धीरे धीरे अब आईने की तरह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और साफ तौर पर शाम तक आपको पता चल जाएगा कि कौन से राजनीतिक दल का दबदबा आपके नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाला है। अवधेश, एक और सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या ये जो चुनाव परिणाम है वो राजनीतिक दलों की स्थिति के साथ साथ, उनकी अब महत्ता के साथ साथ इन बागी और निर्दलियों की किस्मत का भी फैसला कर देंगे कि आखिर इनका भविष्य किस ओर जाने वाला है? आप बिल्कुल देखिए, निर्दलियों पे मैं जवाब आपको बाद में दूंगा, अपने दर्शकों को हम बाद में बताएंगे कि निर्दलियों की भूमिका कितनी अहम इस चुनाव में एकदम ज्यादा अधिक महत्व क्यों है। सबसे पहली बात है कि राजनीतिक दलों की स्थिति है तो निश्चित तौर पे आज देर शाम तक जब परिणाम जारी होंगे तब पता चलेगा। जो सत्ताधारी दल बीते 1 साल में अपने कामकाज के दम पे वोट अपील कर रही थी और उनका कहना था कि हमने जब 2018 में जो घोषणा पत्र बनाया था, जो केवल वादे किए थे, वादे पे जो जनता ने भरोसा जताया था कि 90 में से 68 सीट और उपचुनाव के बाद 69 सीट के साथ वो
काबिज सदन में, उसी तरह का भरोसा 1 साल के कामकाजों पे छत्तीसगढ़ की जनता जताएगी। लेकिन बीजेपी का ठीक उलट इसका यह कहना है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ है, वही चीज नगरीय निकाय चुनाव में दोहराया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगी। तो सीधी तौर पे सरकार के कामकाजों की परीक्षा है, 1 साल की वार्षिक परीक्षा है। वार्षिक परीक्षा में सरकार 2840 में से कितने नंबर आती है ये लाएगी, ये तो तय होगा आज देर शाम तक। लेकिन बीजेपी जो विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी है, 15 सालों के शासन के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है, उन्हें भी पुनर्जीवित होने का यह बेहतर मौका है। और शायद यही वजह है कि तमाम बड़े नेता बीजेपी की ओर से उन्होंने एक एक वार्ड में जाके कैंपेनिंग की है, एक एक वार्डों को महत्व को समझा है, क्योंकि आने वाले समय में फिर पंचायत के चुनाव होने और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव 2023 में होने। तो तैयारियां हैं जो अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि 1 साल के कामकाज को कैसे जनता से मुहर लगवाया जाए, यह उनके लिए बड़ी चुनौती थी। ठीक बीजेपी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना था, लेकिन सबसे अहम जो इस चुनाव में होने जा रहा है, जो तीसरा दल या फिर जो गैर दलीय जो प्रत्याशी है, क्योंकि ऐसा है कि इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना है। महापौर जो चुने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे, नगर पालिका के नगर पंचायतों के अध्यक्ष जो होंगे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे। मतलब ये कि जिनके पार्षदों की संख्या ज्यादा होगी वही अध्यक्ष बनेंगे, वही महापौर बनेंगे। और ऐसे में जो रायपुर की बात कर ली जाए, बहुमत का आंकड़ा जो 35 है, अब 35 के पीछे अगर कोई राजनीतिक दल रह जाती है, 30-32 की सीटों तक आके सिमटती है, बहुमत से दूर होती है, तो ऐसे में 3, 4, 5 जो भी संख्या कम पड़ती है, वो सहारा केवल और केवल निर्दलीय बनेंगे। वो सहारा केवल और केवल उस पार्टी के बागी बनेंगे, बगावत करके जो चुनाव लड़के जीतने वाले हैं वो सहारा बनेंगे। तो ऐसे में एक एक निर्दलीय, एक एक गैरदलीय लोगों की महत्व यहाँ पे काफी बढ़ चुकी है। और शायद यही वजह है कि 21 तारीख को समाप्त हुए मतदान के बाद और आज 23 तारीख को मतगणना तक अभी तक की ये हालात, ये स्थितियां हैं दोनों ही दल की ओर से, चाहे बात बीजेपी की हो चाहे बात कांग्रेस की ओर से, दोनों ही दल के स्थानीय नेता, विधायक, पदाधिकारी जो है वो लगातार गैरदलीय लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि अगर देर शाम होते होते बहुमत के आंकड़े से अगर कुछ दूर रहते हैं तो ऐसे में उनका साथ मिले, जो पार्टी से बगावत करके लड़े हैं उनसे भी चर्चा की गई है, उनसे भी बातचीत की गई है। जो गैरदलीय है उनसे भी लगातार सतत संपर्क किया जा रहा है कि अगर उनके समर्थन की जरूरत पड़े तो वो समर्थन दे। इसलिए इस बार गैरदलीय प्रत्याशियों की बिल्कुल उनकी कहीं ना कहीं इमेज बहुत ज्यादा मायने रखती है, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन अवधेश, इस बीच संक्षेप में एक सवाल ये भी है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि टाइमिंग में थोड़ा फेरबदल किया गया है। रायपुर में 8 बजे से शुरू हो रही तो जगदलपुर में 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इस तरह से क्या प्रदेश में अलग अलग समय रखा गया है, कोई किसी खास वजह से? बजे का वक्त सब जगह के लिए तय है कि 9 बजे मतों की गिनती शुरू होगी। मतलब ये कि 9 बजे पिटारा जो है, मतपेटी जो है वो खुलेगा। 8 बजे से व्यवस्था इस तरह से दी गई है कि 8 बजे सबसे पहले स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद जो प्रेक्षक होंगे, प्रेक्षक के मौजूदगी में रिटर्निंग अधिकारी जो होंगे, राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होंगे, अभिकर्ता होंगे, उनके मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। वहां से चाहे डाक मत पत्र हो या फिर मतों की पेटी है, वो स्ट्रांग रूम से निकाल के टेबलों तक ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है मतगणना की, वो सवेरे 8 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन पेटी पिटारा जो खुलेगा, उस पेटी के जो मतों की गिनती होगी, बिल्कुल, यानी कि वो 9 बजे से होगी। समय निर्धारित है 9 बजे से ही मतपत्रों की गणना जो है वो शुरू हो पाएगी और व्यवस्थाओं में जो है वो 1 घंटे का समय लग जाएगा, जैसा हमारे सहयोगी अवधेश का कहना है। अवधेश लगातार हमारे साथ बने रहे, ममता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों से लगातार पल पल की अपडेट कम लेते रहेंगे। महाकवरेज सुबह 6 बजे से लगातार जारी है और जब तक पूरे 151 नगरीय निकायों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक आप और हम एक साथ बने रहेंगे और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और आप लेते रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।